आपके साथ मैं तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से अब तबाही मच गई है। कुल्लू, मंडी, रामपुर में बादल फटने की खबरें सामने आई है और रामपुर में कई गांव और कई घर बादल फटने की वजह से अब तक बह गए हैं। 15 से 20 लोगों के बह जाने की सूचना अभी प्राप्त हुई है और बिजली प्रोजेक्ट का हाउस भी बह चुका है। मंडी में पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ दरकने से मलबे में एक एक घर, एक एक गांव और लोगों के दबने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 6 से ज्यादा लोग मलबे में दब चुके हैं। कुल्लू में श्रीखंड की पहाड़ियों में बादल फटा है। एक ही परिवार के 5 लोग लापता हो चुके हैं। मनाली में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और हाईवे पर बहने लगी है। और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास। विकास जी, अभी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बारिश की तबाही देखने को मिल रही है, गांव और लोगों के घर बह गए हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, फिलहाल इस पर क्या पूरी जानकारी है? कितना नुकसान अभी तक हो चुका है? देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, दरअसल इससे पहले क्योंकि एक ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि भारी से बहुत भारी बारिश कई जिलों में यहाँ पर हो सकती है। 10 जिलों के अंदर यह अलर्ट जो है ये जारी किया गया था, जिसमें आज का दिन भी शामिल है। यानी अगले 24 घंटे के लिए यही अलर्ट जो है वो जारी रहेगा। पिछले कल देर रात जो है जिस तरह से बारिश हुई है, हिमाचल प्रदेश के 3 जिले जो हैं वो अभी तक इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं, जहां से खबर ये आ रही है कि जगह जगह बादल फटे हैं, जिसमें जिला शिमला है। शिमला का जो रामपुर इलाका है, यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई है सामने, और ये बताया जा रहा है कि 32 लोग यहाँ पर लापता है अभी तक, आधिकारिक सूचना जो हमारे पास है। इसके अलावा अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में भी जो पद्धर उपमंडल है वहां पर खल्टू खोड़ में बादल फटने से 9 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। एक शव वहां पर जो है वो अभी बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर जो है वो अभी शुरुआती जानकारी वहां से मिल रही है। एनडीआरएफ की टीमें जो है वो तैनात कर दी गई हैं, क्योंकि पहले ही अलर्ट भेजा गया था। तो इसके अलावा कुल्लू जिला, देखिए कुल्लू जिला, क्योंकि पिछली बार अगर हम पिछले साल की हम बात करें तो पिछले साल भी इसी तरह का मंजर देखने के लिए मिला था, और इसी अगस्त की महीने के अंदर ही बड़े पैमाने पर नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ था। तो ऐसे में क्या हिमाचल प्रदेश में वही हालात दोबारा से बन रहे हैं, और अगर बन रहे हैं तो उसके ऊपर प्रशासन और सरकार की क्या तैयारी है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि इस तरह की आपदा जब भी हिमाचल प्रदेश में इससे पहले आई है, या पिछले साल अगर ये इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आई थी, तो उस तरह से जो तैयारी थी वो इतनी नाकाफी पड़ रही थी। तो इस बार की तैयारी वो देखना होगा। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, पुलिस प्रशासन तैनात है, और जहां जहां ये बड़ी घटनाएं हुई हैं वहां पर जिला प्रशासन जो है वो सुबह ही मौके पर जो है वहां पर पहुंच चुका है और जायजा लिया जा रहा है घटनास्थल का, और जो राहत और बचाव कार्य हैं वो वहां पर पूरे किए जा रहे हैं। देखिए, कुल्लू की हम बात कर रहे थे, मलाना जो नाला है उसमें भी बादल फटा है, बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसके बाद जो मलाना टू पावर प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त इसमें हुआ है। भारी क्षति उसे यहाँ पर पहुंची है, और ऐसे में जल स्तर जो है वो भी अधिक बढ़ गया है नदी नालों का। और ऐसे में आने वाले अभी समय में, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जब भी भारी बारिश ऊपरी इलाकों में जब इस तरह से होती है, ऊंचाई वाले इलाकों में होती है, और जब खास तौर पर बादल पड़ते हैं, तो उसके बाद जो उस पूरी नदी के ऊपर या कहीं उस इलाके में जो बांध बड़े जो प्रोजेक्ट बने होते हैं उनके जो इमरजेंसी गेट होते हैं वो खोलने पड़ते हैं, जिसके कारण से निचले इलाकों में फिर जल भराव की परिस्थितियां जो है वो बन जाती है। तो इस बार मंडी की तरफ जो है वो पानी आ रहा है, लोगों को अलर्ट रखा गया है। पुलिस प्रशासन जो है या फिर सरकार की तरफ से जो तैयारी है वो पूरी की गई थी, पहले ही दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि राहत और बचाव कार्य जो है वो चल रहा है, बड़े पैमाने पर हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है। एक बार फिर से कहीं ये नुकसान और ज्यादा बढ़ ना जाए, तो इसको लेकर भी प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ की 2 टीमें जो है वो अलग अलग लोकेशन पर तैनाती उनकी की गई है। राहत और बचाव कार्य तेजी में लाने के लिए अग्निशमन विभाग है या होमगार्ड के विभाग है, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, ये पूरी तरह से अलग अलग टीमों के साथ है, और जिला प्रशासन इस समय मौके पर पहुंचा है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 40 से ऊपर जो है ये आंकड़ा मौत का जा सकता है। फिलहाल अभी लापता है लोग, काफी लोगों को ढूंढने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और आज सुबह की अगर बात करें तो फिलहाल मौसम जो है कुछ एक जगह पर जो है मौसम खिला हुआ है, साफ हो गया है, जिससे राहत और बचाव कार्य जो है उसके अंदर तेजी यहाँ पर लाई जा सकती है। लेकिन विकास जी, यहाँ पर जिस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है,
इमारतें ऐसे ढह रही हैं जैसे ताश के पत्ते। तो यहाँ पर अब जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो कुछ नाकाफी नजर आ रही हैं। और ये बात तो हर साल की ही है कि मॉनसून दस्तक देता है और तबाही पहाड़ी इलाकों में होती है। तो यहाँ पर सवाल यही है कि आखिर प्रशासन की तैयारियां नाकाफी क्यों इसके लिए प्रशासन तैयार नहीं था? इस स्तर की तैयारियां क्यों नहीं की गई? देखिए, इससे पहले क्योंकि लगातार मॉक ड्रिल होती है और राज्य सरकार की तैयारियों की अगर खास तौर पर बात करें तो मॉनसून सीजन की शुरुआत से पहले ही, यानी मान के चलिए कि इससे 2 महीने पहले जो है ये तैयारियां की जाती हैं, बैठ के की जाती हैं और ये ड्रिल की जाती है, मॉक ड्रिल की जाती है कि अगर कोई बड़ी आपदा इस तरह से हिमाचल प्रदेश में आती है तो आगे आकर किस तरह से राहत और बचाव कार्य जो है वो किए जाए। क्योंकि जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, इसके लिए 2 तरह की टीमें हैं हिमाचल प्रदेश में। एक एनडीआरएफ की टीम है, दूसरा एसडीआरएफ की टीम है। तो ये जो एसडीआरएफ की टीम है जो कि राज्य के स्तर पे काम करती है, ये अपनी तरफ से पूरी तैयारी करती है। जब भी मौसम विभाग का अलर्ट आता है, अलर्ट के बाद वो मौसम विभाग का जो अलर्ट रहता है वो जिला प्रशासन को भेजा जाता है और जिला प्रशासन उसके ऊपर अपनी सतर्कता बरतते हुए अपनी तैयारी जो है वो यहाँ पर करता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। जब ये ऑरेंज अलर्ट आया था पिछले कल, तब भी यही कहा गया था कि 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, लिहाजा सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन आपदा एक ऐसा प्राकृतिक चीज जो है वो रहती है जिसके ऊपर किसी का बस नहीं चलता, लिहाजा तैयारी जितनी भी की जाए वो नाकाफी ही रहती है। लेकिन चीजें वही रहती हैं कि अगर कोई बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है तो राहत और बचाव कार्य वो कितना तेजी से हो सकता है, ये चीज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाती है। फिलहाल अभी राहत और बचाव कार्य जो है वो जगह जगह पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद फीडबैक ले रहे हैं जगह जगह की, रेवेन्यू मिनिस्टर खुद फीडबैक ले रहे हैं जगह जगह की, और यही आंकलन लगाया जा रहा है कि जहां पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, यानी लोग जो है वो बहुत ज्यादा लापता बताए जा रहे हैं, और अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर लोग लापता बताए जा रहे हैं तो मौत का आंकड़ा आप देख लीजिए कि किस तरह से कहां जा सकता है। तो ये तैयारी है, नाकाफी तैयारी जरूर रहती है, लेकिन अपनी तरफ से सतर्कता बरतते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन जो है अब आगे राहत और बचाव कार्य में जुट गया है पूरी तरह से, और हालात को काबू पर पाने के लिए तैयारी जो है वो यहाँ पर चल रही है। चलिए ठीक है विकास जी, आप इस पर नजर बनाए रखें और अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे इस खबर पर। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे खबरों के साथ और एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप अब देखने को मिल रहा है। खतरे के निशान से ऊपर ब्यास नदी बह रही है और एक बार फिर से अपनी दिशा ब्यास नदी ने बदल ली है और हाईवे पर आ चुकी है। पंडोह बाजार में नदी का सारा पानी घुस गया है और लोगों के घर इसकी वजह से बर्बाद हो चुके हैं। कहीं पहाड़ दरकने की खबर सामने आ रही है तो कहीं भूस्खलन की खबर सामने आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में अब तक बादल फटने की खबर भी सामने आई है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। खतरे के निशान से ऊपर ब्यास नदी बह रही है। धर्मवीर हमारे संवाददाता मंडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। फिलहाल धर्मवीर, मंडी में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बादल मंडी में भी फटा है और इसकी वजह से लोग अब कितने परेशान और क्या पूरी जानकारी इस पर फिलहाल? जी बता दें कि बीती रात को थलटूपोड़ गांव सदर उपमंडल में यह गांव पड़ता है, वहां पे यह बादल फटा है और इसमें जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 35 लोग जो है सुरक्षित हैं और 9 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। और स्थानीय प्रशासन की और एसडीआरएफ टीम जो है मौके पर रवाना हो गई है, लेकिन वो अभी तक मौके पर पहुंच नहीं पाई है क्योंकि वहां के लिए जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो गया है और पैदल ही यह टीम रवाना हो गई है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से जो है एयरफोर्स और एनडीआरएफ से भी जो है मदद की निवेदन किया गया है। यदि हालात बदतर होते हैं तो उनसे भी जो है मदद मांगी जा सकती है। वहीं अगर ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी का एक बार फिर से जल स्तर बढ़ गया है और कुछ देर पहले जो ब्यास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, हालांकि अब जो है थोड़ा सा जल स्तर घटा है। पहले जो है 1 लाख क्यूसेक पर सेकंड पानी जो है ब्यास नदी के ऊपर जो पंडोह डैम बना है वहां से छोड़ा जा रहा था, वहीं अब डैम से जो है 82,000 क्यूसेक पर सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की बात करें तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी जो साथ लगते जो नाले हैं उनमें जो है एकदम जो है पानी आने से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी जो पूरी तरह से बाधित हुआ है।
वहीं अगर ब्यास नदी के किनारे के रहने वाले लोगों की बात करें तो उन्होंने जो अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से जल स्तर बढ़ा है पिछले साल की तरह जो है इस बार भी जो है जल तेजी से बढ़ा है ब्यास नदी का, तो उससे जो है लोग जो है घबराए हुए हैं और लोगों ने घरों को खाली करना शुरू कर दिया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं, नदी किनारे कोई भी ना रहे। अगर बात करें ब्यास नदी की तो एक बार जो पंचवक्त्र महादेव मंदिर है वहां तक जो है पानी पहुंच गया है, और अगर बारिश ज्यादा होती है, कुछ देर और बारिश रहती है या फिर एक आधी घटना या बादल फटने की आती है, तो हो सकता है एक बार फिर से जो ब्यास नदी के किनारे जो पंचवक्त्र महादेव मंदिर है वहां तक जो है पानी फिर से पहुंच जाए। जी धर्मवीर, अब बादल फटने की वजह से और जो भारी बारिश हो रही है उसकी वजह से लोगों के घर दरक गए हैं, कुछ लोगों के घर बह भी गए हैं। तो अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब लोग आगे करें क्या, कहां पर है? तो सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई प्लान बनाया गया है लोगों की विस्थापना को लेकर, उनको विस्थापित करने के लिए? जी बता दें कि पिछले साल जब यह त्रासदी आई थी तो उस दौरान भी जो है सैकड़ों की संख्या में लोग जो है प्रभावित हुए थे, लोगों के घर बह गए थे, कई घरों में जो है पानी घुसने से जो है काफी नुकसान हुआ था। वहीं भूस्खलन की चपेट में भी कई घर आए। तो जिला प्रशासन की ओर से जो स्कूलों में जो है प्रबंध किया गया था, पंचायतों में प्रबंध किया गया था, इस बार भी जो है प्रशासन की ओर से आपदा को लेकर जो है पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई। 2 महीने पहले ही जो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया था। हालांकि इस बार जो है जो त्रासदी आई है, इस बार ब्यास नदी में या फिर बादल फटने की घटना जो मंडी में सामने आई है, इस बार थोड़ा लेट आई है। पहली जो है पिछली अगर 7 जुलाई की बात करें तो 7 जुलाई से ही मंडी जिला में त्रासदी शुरू हो गई, लेकिन इस बार जो है 1 अगस्त को जो है इस बार रौद्र रूप देखने को मिल रहा है इस बार ब्यास नदी का भी, और जो बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, तबाही का मंजर यहां पर देखा जा सकता है। लोग पूरी तरह से परेशान हैं और लोगों की विस्थापना को लेकर भी यहां पर प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है। और मंडी में भी बादल फटने की खबर सामने आई है। सभी नदियां अपने जल स्तर से ऊपर बढ़ चुकी हैं, सड़कों की तरफ अब नदियां बहने लगी हैं, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड और लोगों के घर बहने, गांव के बहने की खबरें सामने आ रही हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि शिमला में देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। बोलीविया की सिटी लापाज के बाद दुनिया का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसको लेकर आरटीडीसी की ओर से शिमला में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी अध्यक्षता की और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पर्यटन की दृष्टि से शिमला विश्व के मानचित्र में स्थापित है। अब रोपवे के लिए जाना जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहां बनने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि शिमला में यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए अब केवल रोपवे विकसित करना ही एकमात्र विकल्प है। देखिए, शिमला रोपवे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और अब वो हम अब उसको टेंडर स्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं। 1734 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रोपवे का और लगभग 14 किलोमीटर ये लंबा होगा। ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे होगा। तो जो पहला रोपवे है वो बता रहे हैं 32-34 किलोमीटर लंबा है लापाज का, और लेकिन हिंदुस्तान का ये एक अनूठा रोपवे है। शिमला वैसे भी इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त स्थान है और सारी दुनिया को शिमला के बारे में पता है। देश दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और ट्रांसपोर्ट का जो प्रणाली है अब उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रही है, इसलिए हमें अल्टरनेट मोड पे जाना है। तो इसलिए शिमला में हम करार हमारा हो गया है, बैंक के साथ भी हमारी नेगोशिएशंस हो गई हैं।
और वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 100 से 200 आबादी वाले जो गांव अभी तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़े हैं, उन्हें PMGSY चरण 4 के तहत मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ पूरे तालमेल से कार्य कर रही है। 2 दिवसीय जो है वो चंबा और भरमौर का दौरा है और जितने भी हमारे विकासात्मक कार्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चलाए जा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए और समय पर वो कार्य पूरे हो, ये हमारी वचनबद्धता है, सरकार की वचनबद्धता है। और इसीलिए हम हर इलाके में जितने भी हमारे काम चल रहे हैं, चाहे वो PMGSY 3 का है, चाहे 1 का है, चाहे नाबार्ड के माध्यम से कार्य हो रहे हैं, कई हमारे बिल्डिंग्स के निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनकी समय के ऊपर, समय अवधि के ऊपर कार्य हो, इसके लिए हमने ये फैसला किया है कि मैं हर क्षेत्र का जाकर दौरा करूंगा और वहाँ पे मौके पर जाकर जो कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा। इसी संदर्भ में मेरा 2 दिवसीय जो है वो चंबा भरमौर का दौरा है। वहाँ पे हम एक विभागीय बैठक भी करेंगे और सारे जो रिव्यू कार्य चल रहे हैं उसको वहाँ पे किया जाएगा। जहाँ तक हमारे नूरपुर सर्कल की बात है, तो हमारा PWD सर्कल है जिसमें हमारे 4-5 हल्के जो है वो निचले कांगड़े के आते हैं। इसमें अभी वर्तमान में तकरीबन 33 सड़कों पर जो हमारा विधायक प्राथमिकता होती है नाबार्ड के माध्यम से इन जो है इस पे कार्य जो है वो चला हुआ है RIDF। और हाटी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लोकसभा कार्यालय में मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने हाटी समुदाय को ST का दर्जा दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। तो वहीं हाटी समुदाय को संविधान संशोधन से ST का दर्जा मिलने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कानून को लागू न किए जाने के बारे में भी गृह मंत्री को अवगत करवाया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बता दें, बिलासपुर के एक छोटे से गांव से आने वाली एक बेटी ने अपने गांव और पूरे बिलासपुर का नाम रोशन किया है। बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत राजपुरा की बनीता देवी नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा में सफल हुई हैं और अब झारखंड में अपनी सेवाएं देंगी। इस उपलब्धि के बाद इलाके में खुशी की लहर है और परिजनों को अपनी बेटी पर गर्व है। बिलासपुर की बेटी की इस सफलता की कहानी अब प्रेरणा बन चुकी है और ये साबित करती है कि यदि सच्ची लगन और मेहनत हो तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आज झारखंड में एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपनी सेवाएं देगी। इन्होंने GNM पोस्ट BSc नर्सिंग कोल वैली हरनोड़ा से की और उसके बाद इन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में अपनी सेवाएं एज ए आउटसोर्स दी। तो आज हमें इस बेटी पे गर्व है कि इन्होंने पूरी मेहनत से ये अपना मुकाम जो है हासिल किया। इन्होंने कोल वैली हरनोड़ा से पोस्ट BSc की है, उसके बाद इसने कांगड़ा में भी जॉब की है। फिर उसके बाद ये पोस्ट BSc मतलब इसके एग्ज़ाम देती रही और उसमें वो क्लियर कर गई और देवगढ़ हजारगंज इसकी एडजस्टिंग हो गई। जी आपको हमें अच्छा लग रहा है, मतलब सेवा करेगी लोगों की। नमस्कार, मेरा नाम बनीता देवी है और मेरे पिताजी का नाम श्री चेतराम ठाकुर है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती कौशल्या देवी है और मैं गांव परोही जिला बिलासपुर की रहने वाली हूँ। और मेरी जो पढ़ाई है वो स्टार्टिंग से गवर्नमेंट हाई स्कूल परोही से मेरी 10वीं की पढ़ाई पूरी हुई है और उसके बाद मेरी 12वीं की पढ़ाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोठीपुरा से हुई है और उसके बाद मैंने GNM और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोल वैली इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग हरनोड़ा से की है, जो कि बिलासपुर में ही स्थित है। और उसके बाद मैंने 2 साल जॉब की है डॉक्टर RPGMC टांडा में
और उसके बाद मैंने नॉर्सेट 6 का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरी सिलेक्शन एम्स देवगढ़ झारखंड में हुई है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। और बिलासपुर में नए एसपी संदीप कुमार ने पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताएं नशे और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। एसपी ने बताया कि साइबर क्राइम को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि नशे के बढ़ते मामलों को नियंत्रण में लाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और सड़क सुरक्षा को लेकर भी विशेष प्रावधान किए जाएंगे ताकि दुर्घटनाओं की संख्या को कम किया जा सके। के जवान जो है वो आईपीडीआर को नहीं समझते हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह करते हैं बहुत सारे केसेस में वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। तो उसमें हम लोग नॉर्मली जो पुलिस है वो सीरियस कॉल डिटेल्स को वर्कआउट करती है, नो डाउट वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे एक अगला लेवल है जिसको हम आईपीडीआर बोलते हैं, जो इंटरनेट कॉल्स बोलते हैं, जिसको व्हाट्सएप कॉल बोलते हैं, स्काइप बोलते हैं। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन एक अलग लेवल की इन्वेस्टिगेशन है, उसमें हमारे को अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने की जरूरत है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जिला में जो हमारा साइबर सेल है उसको थोड़ा और मतलब स्ट्रॉन्ग करके उनको एम्पावर करके, ताकि उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह तो करवा के वो ये स्किल डेवलप कर सके, क्योंकि आए दिन लोगों के पैसे भी ठग हो रहे हैं और बहुत सारे क्राइम्स जो हैं, क्रिमिनल्स अपने आप को सेव कर रहे हैं ये समझ के कि हम इंटरनेट कॉल्स कर रहे हैं, हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन उनको भी वर्कआउट करने का तरीका है, सिर्फ हमारे को अपने जवानों को ट्रेन करना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना वो जो स्किल है वो आगे तक इनको बता सकूं। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए जनता टीवी।